अच्छा, अगर बेटा आप लोगों ने इस तरह से अगर करनी है हरकतें या चीजें करनी है तो शायद हम आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? सर आप ऐसा करें, म्यूट ऑल कर दें तो फिर मसला नहीं होगा। ये जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ना वो बोल ही नहीं सकते। नहीं, ये आपके बच्चे आपके लिए नुकसान होगा, हमारे लिए तो नहीं है। ये तो अभी फर्स्ट ईयर है। अगर आप लोगों ने इस तरह से शुरू में करना है खैर वो तो हम आपसे बाद में फाइनल ईयर में और थर्ड ईयर में बातें करेंगे। तो बाकी चीजें हम नहीं चाहते कि आप सब फर्स्ट कांटेक्ट इतना रखेंगे। घुराए बैठिए बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे। हमारे पास प्रीडोमिनेंटली कुछ मसल्स टाइप्स होते हैं जो आपसे इस मॉड्यूल में डिस्कस हो चुकी हैं। जस्ट टेक अ क्लिप ऑन दैट कि हम मसल्स को डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस हम डिवाइड करते हैं। अपीयरेंस यानी मतलब है कि स्टार्टेड अपीयरेंस या नहीं है। तो कार्डियक और स्केलेटल मसल्स आर बोथ स्टार्टेड अपीयरेंस और स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्टार्टेड अपीयरेंस नहीं होती है, जस्ट ऑन द अपीयरेंस। और जब हम वर्क की बात करते हैं तो कुछ हमारे मसल्स वॉलंटरी मसल्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम सिर्फ वॉलंटरी मसल्स की बात करने जा रहे हैं। तो that means we are not talking about the cardiac and smooth muscles which are involuntary muscles. We are just talking about the skeletal muscles which are voluntary muscles. और इनके भी हम कोशिश करेंगे जो प्रीडोमिनेंटली कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वो हम उस पर बात कर सकें। तो वॉलंटरी मसल्स जिसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, दे एक्चुअली प्रोड्यूस मूवमेंट बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं। और अल्टीमेटली इस मूवमेंट्स को हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट्स कहाँ से जनरेट होती हैं, ये आर्टर्स कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स हो रही होती हैं। और फिर वॉलंटरी मसल्स रिक्वायर अ लॉट मोर एनर्जी देन द इनवॉलंटरी मसल्स, क्योंकि इसमें हमें फोर्स चाहिए होता है और वो फोर्स भी हायर सेंटर से जब प्रोड्यूस होगा, आर्टर्स होंगे तभी रिक्वायर्ड होगा रादर देन द इनवॉलंटरी मसल्स। और वॉलंटरी मसल्स एक्चुअली by doing their act they are responsible for the movement of body parts and locomotion of our body। तो इसी वजह से हम अपने हाथ हिलाते हैं, हम अपने सर हिलाते हैं, हम अपने पाँव को हिलाते हैं और इसी वजह से we are able to walk even and we are carry to do a physical work, to carry to walk and certain other physical works which depend upon our voluntary control। तो दिस इज अ बेसिक स्लाइड। जब हम आप इससे बात करेंगे तो जो भी हमारी मसल्स होंगी नो डाउट अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट होता है तो वो हमारा वर्क होता है। और वॉलंटरी मसल्स पे जब हम बात कर रहे हैं तो वॉलंटरी मसल्स की कोई भी एक्टिविटी, सपोज अगर मैं अपना हाथ ऊपर कर रहा हूं तो ये एक्चुअली इतना सिंपल नहीं होता है। इस हाथ ऊपर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स चाहिए, नर्व इम्पल्सेस चाहिए और फिर एंड रिजल्ट पे जब मसल्स को आर्डर मिलेंगे और अगर मसल खुद वर्किंग कंडीशंस में और उसको फॉलो कर रही है तभी ये सारी एक्टिविटी होगी। तो किसी भी वॉलंटरी मसल्स को ऐड करने के लिए सुप्राकॉर्टिकल फंक्शंस को इंटैक्ट होना जरूरी होता है। इसी वजह से आपको अगर हम आगे चल के ये न्यूरोएनाटॉमी में भी डिस्कस किया जाएगा। तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। ये ब्रेन में हमारे पास कुछ रीजन्स होते हैं जहां पे ये आर्टर्स आते हैं और दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ मोटर कॉर्टेक्स। और ये मोटर कॉर्टेक्स प्रीडोमिनेंटली हमारे ब्रेन के कुछ पोर्शंस डिवाइड करते हैं। उस ब्रेन के पोर्शंस को हम लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और दूसरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ सर्टेन लोब्स। और उन लोब्स को हम डिवाइड करते हैं कि ये फ्रंटल लोब है, ये पेराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। तो 4 मेजर लोब्स होते हैं और जब हम इन लोब्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम मसल से रिलेटेड या फिजिकल वर्क से रिलेटेड बहुत सारी जो एक्टिविटीज जनरेट होती हैं जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं तो वो एक्चुअली फ्रंटल लोब में कार्टिकल रीजन्स होते हैं जिसको आप मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस मोटर कॉर्टेक्स से ही एक्चुअली ओरिजिनेट सिग्नल्स होते हैं जो भी आपको वॉलंटरी एक्ट करना होता है। इनवॉलंटरी तो डेफिनेटली
भी ब्रेन कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल करने के लिए जो मसल्स को मूव करने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए होती है, तो वहां पे फ्रंटल लोब में जो मोटर कॉर्टेक्स के रीजन से, तो वहां से आर्डर्स आते हैं और डेफिनेटली मोटर कॉर्टेक्स के बराबर में प्रीमोटर कॉर्टेक्स होते हैं या फिर एसोसिएटेड मोटर कॉर्टेक्स रीजन्स होते हैं। वो प्लानिंग करते हैं कि आपको ये मूवमेंट चाहिए, आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए, आपकी आंखें ऊपर होनी चाहिए, आपका लिम्ब मूव करना चाहिए, आपका फुट फॉरवर्ड होना चाहिए, फुट बैकवर्ड होना चाहिए, आर्डर्स वहां से आते हैं। तो कोई इशू होगा यानी फ्रंटल लोब में खास करके या ब्रेन के किसी हिस्से में जो इस मोटर कॉर्टेक्स से जुड़ा होगा, तो वहां पे ये चीजें आएंगी। और जैसे जैसे वो फाइबर्स अगर नीचे आ जाते हैं, तो उस नीचे फाइबर्स में हमारे पास कुछ इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स होते हैं और वो इंटरनल कैप्सूल एक्चुअली ये वाला रीजन होता है और ये यहाँ से मोटर कॉर्टेक्स के फाइबर फिर इंटरनल कैप्सूल को आते हैं और वो इंटरनल कैप्सूल को फिर नीचे होते हुए ये ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और बाकी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। और फिर ब्रेन स्टेम से नीचे हमारे पास स्पाइनल कार्ड होती है और स्पाइनल कार्ड में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम ज्यादातर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और वो मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कार्ड में होते हैं उनको एंटीरॉन सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, फिर ये ट्रैक्ट बनती है जिसको हम एनाटॉमिकली पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं और ये फिर ब्रेन स्टेम में जाती है और यहाँ पे पैरामिड एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है, ये पैरामिडल ट्रैक्ट है। और फिर उसके बाद फिर स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल के कार्ड में सिर्फ ये सिग्नल्स नहीं रुकते, यहाँ पे अगर हम एनाटॉमिकली देखेंगे तो यहाँ से स्पाइनल कार्ड के एंटीरॉन सेल से सर्वाइकल रीजन में, डार्सल यानी थोरेसिक स्पाइनल कार्ड के रीजन में, और फिर नीचे कोनस मेडुलस के रीजन में, और फिर लंबर रीजन्स में यहाँ पे नर्व रूटलेट्स होती हैं और वो नर्व रूटलेट्स एक्चुअली डिवाइड होती है इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, फिर दोनों सेगमेंट्स मिलके एक नर्व बनाते हैं। तो जब ये नर्व बन जाती है तो फिर सर्वाइकल रीजन पे और लंबर रीजन पे हमारे पास ये कुछ प्लेक्सिस बनते हैं, जिसको सर्वाइकल रीजन वाले प्लेक्सिस को कहते हैं कि ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है। और उसके बाद फिर हम नीचे अगर लंबर रीजन में जाते हैं तो उनको लंबोसेक्रल प्लेक्सिस कहा जाता है। उन प्लेक्सिस के बाद ये नर्व निकलती हैं जो आपके अल्टीमेटली आगे जाके ये एक्चुअली सिग्नल्स कैरी करती हैं और नर्व और मसल के दरमियान इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो आपसे डिस्कस हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को खत्म होते हुए एंड करती है मसल्स पे। तो कोई भी इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉलंटरी मसल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे होते हैं या वॉलंटरी एट की बात कर रहे होते हैं या फिर ये जो मसल्स आपको अल्टीमेटली यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें इसको डैमेज करने के लिए कोई भी ऐसी पैथोलॉजी होगी जो यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स में अगर कोई ऐसा इशू होगा तो फिर भी आपका वॉलंटरी मसल या वॉलंटरी एक्ट जो होगा वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेगा और वो पैरामिडल ट्रैक्ट डैमेज करेगा, फिर भी यहाँ पे आपका डैमेज हो सकता है क्योंकि आप वॉलंटरी एक्ट नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसी पैथोलॉजी जो स्पाइनल कार्ड में इटसेल्फ होगी तो वो भी इसी तरह से आपको नहीं प्रॉब्लम करेगी। तो इसी तरह से ये बहुत सारी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कुछ डिसऑर्डर्स हायर सेंटर्स को अफेक्ट करते हैं और कुछ लोअर सेंटर्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसी में हम जब वॉलंटरी मसल एट की बात करते हैं तो इसी वजह से हम डिवाइड करते हैं कि ये अपर मोटर न्यूरॉन वाला डिसऑर्डर्स तो नहीं है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन वाला डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो ये दो टर्म्स हैं जो नए हैं आपके लिए। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन का मतलब ये है कि ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो आपके मसल को वॉलंटरी एक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं और वहां पे कोई ऐसा इशू है तो उसकी डिजीज की वजह से ये उन पेशेंट्स में आपको ये डिसऑर्डर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कॉमनली देखा जाए जो आपको किसी भी बंदे को हो सकता है, तो मोटर कॉर्टेक्स में अगर किसी को भी कोई वस्कुलर इंसल्ट होती है, जैसे कॉमनली किसी को स्ट्रोक हो गया, तो स्ट्रोक का मतलब यही होता है कि अगर वेसल में कोई ब्लॉकेज आ गए और उस वेसल की ब्लॉकेज की वजह से आपके ब्रेन के कुछ खास किस्म के रीजन्स अगर अफेक्ट हो जाए, तो इसी वजह से स्ट्रोक वाले पेशेंट्स की एक साइड कमजोर हो जाती है। और वो एक साइड कमजोर चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे पूरा अपर लिम्ब हो, चाहे वो पूरा लोअर लिम्ब हो या फिर पूरी हाफ ऑफ बॉडी हो। तो इसी वजह से, क्योंकि अगर हाथ काम नहीं करेगा तो ये तो पहले हाथ आपके कंट्रोल में था, वो काम कर रहा था, आपको मूव करना था, आपको खाना तोड़ना था, आपको बटन लगाना था, आपको कंघी देनी थी, वो सारे आपके कंट्रोल में थे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा डैमेज हो गया किसी भी डिजीज की वजह से
और उन्होंने मोटर कार्टेक्स को डैमेज कर दिया, खास करके अगर वस्कुलर है तो जिसको हम कॉमनली स्ट्रोक कहते हैं सपोज, तो उसकी वजह से आपका ये वॉलंटरी मसल डिस्टर्ब हो गया। अभी यहाँ पे इश्यू सिर्फ मसल में खुद नहीं है, हाथ में खुद नहीं है, ये तो ऊपर वाले रीजन पे प्रॉब्लम है जहां से आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आनी थी और उस मसल की एक्टिविटी को करना था, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे मसल्स यानी दूसरे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। सपोज किसी को अगर ट्रामा हो जाए तो फिर भी आपकी जो है मसल काम नहीं करती है, जो वॉलंटरी आपका एक्ट होता है। सपोज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अगर हो जाती है तो फिर भी उसी में उन्हीं पेशेंट्स में आपको वीकनेस हो जाती है, चाहे वो एक साइड की वीकनेस हो, चाहे वो दोनों लोअर लिम्ब की वीकनेस हो, तो उसमें आपको चांसेस हैं कि नहीं हो। इसी तरह से अगर लोअर आप आ जाएंगे और या इंटरनल कैप्सूल या फिर लोअर स्ट्रक्चर्स पे, ये अपर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, ये ग्रे है, ये सारा ग्रे मैटर है जिसमें आपके न्यूरॉन्स होते हैं, और ये फिर व्हाइट मैटर है जिसमें आपको न्यूरॉन से ये नर्व जाती हैं यानी एक्सॉन्स जाते हैं और फिर ये इम्पल्स जाती हैं। तो कोई भी ऐसा इशू जो आपके ग्रे मैटर को अफेक्ट करे, खास करके मोटर कार्टेक्स को, या फिर कोई भी ऐसा इशू जो सब कार्टिकल रीजन यानी ये व्हाइट मैटर को अफेक्ट करके, खास करके कोई भी ऐसी पैथोलॉजी या फिर अगर एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स होता है, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मेलिन शीथ होती है, उस मेलिन शीथ को अगर डैमेज किया जाएगा तो एक डिजीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। इन दैट केस पेशेंट्स इफ हैव द मल्टीपल स्क्लेरोसिस दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, that may also cause a hemiparesis या paraparesis या फिर मोनोपेरेसिस भी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी वॉलंटरी मसल जो पहले मूव हो रही थी तो उसी को डैमेज हो सकता है। सिमिलरली इफ एनी पर्सन हु हैव द ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर्स में, यानी अगर पोन्स में कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है, वहां पे कोई ऐसा ट्यूमर बन गया है, वहां पे कोई ऐसा स्ट्रोक हो गया है, या वहां पे कोई ऐसी डीमाइलिनेटिंग डिजीज है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, तो वो भी आपके वॉलंटरी एक्ट को डिस्टर्ब करेगी, चाहे वो पोन्स में हो, चाहे मेडुला ऑब्लांगेटा में हो, या फिर अगर कोई दूसरे रीजन्स में हो, खास करके ब्रेन स्टेम या मिड ब्रेन में हो, तो वो भी आपको डैमेज कर सकता है, या यहाँ पे एसोसिएटेड बाकी चीजें होंगी। तो ये वॉलंटरी मसल, सपोज हमारी ये वॉलंटरी मसल सिर्फ हाथ में नहीं होती है, हमारे कुछ क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं और वो भी बहुत सारी चीजों को वॉलंटरी कंट्रोल करती है। तो इसी वजह से हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, कुछ और कुछ नहीं होते हैं, जिसको आप इमोशंस कहते हैं। तो ये जेस्चर्स देना यानी जो मसल्स हैं, खास करके क्रेनियल नर्व, या आप टंग को अगर हिलाते हैं तो खास करके 12th क्रेनियल नर्व, तो टंग में भी मसल्स होती हैं, वो मसल तब तक काम नहीं करेंगी अगर किसी को वहां पे ब्रेन में, ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स में जहां से ये क्रेनियल नर्व को डैमेज होगा, तो आपकी अल्टीमेटली वो मसल एंड रिजल्ट पे आपको काम नहीं होगा। तो किसी को भी अगर क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी, जिसमें पाल्सी का मतलब है कि डिसफंक्शन अगर हो गया, तो उनमें भी आपका वॉलंटरी एक्ट वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसी तरह से स्पाइनल कार्ड में अगर किसी बंदे को अगर कोई ट्रामा हो गया है, चाहे वो स्पाइनल कार्ड के रीजन है, खास करके ये सर्वाइकल, थोरेसिक या फिर लंबर में, तो लंबर L1 पे हमारे स्पाइनल कार्ड खत्म होती है, तो वहां पे स्पाइनल कार्ड में खुद अगर किसी को कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हो जिसमें खास करके ट्रामा हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए स्पाइनल कार्ड का, जिसको हम कहते हैं माइलाइटिस, तो माइलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। अगर किसी को सर्वाइकल में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वो भी वीकनेस करवा सकता है, और वो वीकनेस यानी वॉलंटरी मसल जो एक्ट होता है वो डिस्टर्ब होगा, और उन पेशेंट्स को क्वाड्रिपेरेसिस होने के चांसेस है। क्वाड्रिपेरेसिस का मतलब ये है कि ऑल 4 लिम्स यानी बोथ अपर लिम्ब और बोथ लोअर लिम्ब वीकनेस हो सकती है, तो उसमें वो बंदा चल भी नहीं सकता, अपने हाथों से काम भी नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर थोरेसिक रीजन में अगर स्पाइनल कार्ड को डैमेज हो गया है, तो उन पेशेंट्स में ये चांसेस हैं कि आपके वॉलंटरी मसल्स डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि वो सारी इंपल्सेस तो हायर सेंटर से आनी थी, और इसी वजह से वहीं पे भी आपको चाहे इन्फ्लेमेशन हो, खास करके माइलाइटिस, या फिर हम कहते हैं एक दूसरा टर्म होता है डिजीज जिसको हम कहते हैं माइलोपैथी। माइलोपैथी का मतलब ये है कि डिसफंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, और डिसफंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड व्हाट एवर द रीजन, व्हाट एवर द काज, उन पेशेंट्स में भी आपका ये जो वॉलंटरी कंट्रोल है आपके हाथ में वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और इन्हीं में अगर आप जाएंगे तो इसी वजह से हम यूरिनेशन भी करते हैं, तो वहां पे भी हमारे वॉलंटरी कुछ कंट्रोल्स होते हैं जिसमें हमें स्फिंक्टर ओपन करने होते हैं, इसी वजह से हमें वाइडिंग करनी होती है या फिर डेफिकेशन करनी होती है, तो यहाँ पे भी ये कंट्रोल्स होते हैं
और अगर किसी को स्पाइनल कार्ड की पैथोलॉजी हो तो उन पेशेंट्स में ना सिर्फ लिम्ब की वीकनेस होगी, लेकिन उन पेशेंट्स में ये इंस्फिक्टर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिन पेशेंट्स को ये चांसेस हैं कि वो इनकॉन्टिनेंसी डेवलप कर ले। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं हो, वो छोटे पेशाब या बड़े पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और फिर इसकी वजह से उन पेशेंट्स को जो है कैथेटराइजेशन चाहिए होती है। सिमिलरली जब हम नीचे आ जाएंगे तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं स्पाइनल कार्ड में खुद हो, तो उनकी बहुत सारी कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, वो भी आपकी वॉलंटरी मसल्स को है वो अफेक्ट करती हैं। और वो एंटीरियर हॉर्न सेल डिसऑर्डर्स में खास करके जो स्पाइनल कार्ड में होते हैं, तो हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी है। तो polio virus itself actually the viral disease which affect the anterior horn cells within the spinal cord, and as a result of that poliomyelitis these patients develop the weakness of the one side of body। तो उन पेशेंट्स में अगर पोलियोमाइलाइटिस होता है तो खास करके एक लिम्ब अफेक्ट किया जाता है, और एक लिम्ब में उन पेशेंट्स में वो वीकनेस होती है और वो लिम्ब वेस्टेड भी होता है, उनकी जो मसल्स हैं वो डिक्रीज हो जाती है, वीकनेस होता है। तो अगर लोअर लिम्ब होता है तो वो बेचारे बेड बाउंड भी हो सकते हैं, या फिर दे नीड अ सपोर्ट टू वॉक, आइदर सपोर्ट ऑफ 1% और 2% और 4-footed सपोर्ट्स, या फिर वो बच्चे बेचारे चल नहीं पाते हैं अगर इन पेशेंट्स को एंटीरियर हॉर्न सेल में कोई अगर ऐसा इशू हो गया। तो ये पोलियोमाइलाइटिस एक वायरल है, वो अगर स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल को अफेक्ट करेगा फिर भी आपका वॉलंटरी जो है वो एक डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक डिजीज होती है जिनमें ये भी एंटीरियर हॉर्न सेल को अफेक्ट करती है, और उन पेशेंट्स में भी ये मसल वीकनेस होती है और वेस्टिंग होती है, और वो पेशेंट्स अपने काम काज नहीं कर पाते हैं और उनको चलने में दिक्कत होती है। जब नीचे आ जाएंगे तो इसी तरह से अगर किसी को नर्व रूट का प्रॉब्लम हो, खास करके को तो काफी लोग आ जाते हैं जिनके पेशेंट्स को अगर नर्व रूट यानी सर्वाइकल रीजन में ये खास इशू होते हैं। तो किसी को अगर ट्रॉमा हो गया या अगर सर्वाइकल और लंबर रीजन में अगर किसी को डिस्क होती है, तो हमारी वर्टिब्रीज होती है, वर्टिब्रीज के बीच में एक डिस्क होती है, और अगर वो डिस्क स्लिप हो जाए तो उन बीच में एज अ रिजल्ट ऑफ स्लिपेज ऑफ दैट डिस्क दैट मे कॉज द नर्व रूट डिसफंक्शन। तो किसी को अगर उस नर्व रूट को डैमेज हो गया तो फिर भी वो पेशेंट्स वीकनेस डेवलप करते हैं, क्योंकि वॉलंटरी एक्ट सपोज अगर कोई ऐसा कह दे कि ये मेरे हाथ सुन है और वो मुझे दर्द भी हो रहा है, और वो हाथ सुन या वीकनेस चांसेस ये हैं कि वो वहां पे भी कोई ना इशू हो। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से तो डिसफंक्शन ऑफ नर्व रूट कहलाता है रेडिकुलोपैथी। तो रेडिकुलोपैथी भी एक डिजीज होती है जिन पेशेंट्स में, और अगर किसी को हो जाए तो उस पेशेंट्स में पेन भी होता है, पेन के अलावा वीकनेसेस भी चांसेस हैं, और वो वॉलंटरी एक्ट आपका जो वॉलंटरी मसल जो आपके पहले कंट्रोल में थी वो वीकनेस हो, चाहे वो थंब हो, चाहे वो फिंगर हो, लिटिल फिंगर हो, इंडेक्स फिंगर हो, या फिर इन भी लोअर लिम्ब में फुट वीकनेस होती है, तो वो पेशेंट चलने के काबिल नहीं रहते हैं या उनको चलने में दिक्कत होती है। तो नर्व रूट के बाद काफी लोगों को अगर वीकनेस होती है खास करके प्लेक्सिस की, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेक्सिस, जिसको कहा जाता है ब्रेकियल प्लेक्साइटिस और फिर लंबर प्लेक्साइटिस। तो ये आइटस का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाए या डिसफंक्शन अगर होगा तो प्लेक्सोपैथी कहलाता है। तो अगर किसी को लंबर या सर्वाइकल प्लेक्सोपैथी होगी तो फिर भी आपका वॉलंटरी मसल एक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से अगर और हम नीचे जाएंगे, अगर यहाँ से हम निकले और ये नर्व को अगर कोई ऐसा इशू आ गया तो नर्व की ट्रांसमिशन या कोई ऐसी डिजीज जो प्रीडोमिनेंटली नर्व को अफेक्ट करेगी तो फिर भी आपकी वॉलंटरी एक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। और खास करके वो चाहे वो पेरिफेरी नर्व हो, जिसको अगर पेरिफेरल नर्व होगी तो उनको कहा जाता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि नर्व डिसफंक्शन, और वो न्यूरोपैथी अगर होता है तो उन पेशेंट्स में भी ये वॉलंटरी एक्ट डिस्टर्ब या खराब होने के चांसेस होते हैं, और वो भी पेशेंट वीकनेस डेवलप करते हैं, और उसके साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी होते हैं। तो इसी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ पांव सुनने, नमनेस होती है, या फिर पेरेसिस होता है, यानी उनके सेंसेशंस अल्टर्ड हो जाते हैं, या फिर वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ फील ही नहीं होता, जिसको कहते हैं कि लॉस ऑफ सेंसेशंस, यानी हमारे पांव सुनने, हमें कोई भी ऐसी चीज महसूस नहीं होती, हम चलते हैं तो हमें कोई भी ऐसी चीज महसूस नहीं होती है, और वीकनेस भी होती है। तो अगर किसी को ये नर्व भी अफेक्टेड हो गई है तो ये आपको पहले वॉलंटरी कंट्रोल में थी, उसकी वजह से आप अपने बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज जिसको हम कहते हैं कि न्यूरोपैथी है अगर किसी पेशेंट्स को, तो उस न्यूरोपैथी की वजह से भी आपको ये डिसफंक्शन होता है आपके वॉलंटरी मसल्स को
फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सिमिलरली ये नर्व जो पेरिफेरल नर्व थी, और यहाँ पे अगर आप ऊपर जाएंगे जो फेस वाले रीजन्स को जो ब्रेन से होती हैं तो ये क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं, और वो क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, फर्स्ट 12 पेयर्स होते हैं। तो कोई भी ऐसी क्रेनियल नर्व, सपोज अगर मैंने कहा कि 5th क्रेनियल नर्व है जो आपके फेशियल मसल्स को यानी मसल्स मेस्टिकेशंस को सप्लाई करती है, तो किसी को अगर सिर्फ 5th नर्व का डैमेज हो गया तो फिर भी आपके जो चबाने वाली है या मेस्टिकेशन जो मसल्स है वो आपके जो पहले आप आसानी से च्यू कर सकते थे वो अभी च्यूइंग में आपको इशू होगा। फिर या फिर 12th क्रेनियल नर्व अगर है या फिर 9th और 10th क्रेनियल नर्व है तो उसकी वजह से आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक्चुअली पहले वॉलंटरी कंट्रोल थे, लेकिन इन नर्व डिसफंक्शंस की वजह से, चाहे वो क्रेनियल न्यूरोपैथी हो या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जिसको आप पॉलीन्यूरोपैथी या न्यूरोपैथी कहते हैं, तो उनकी डिसफंक्शंस की वजह से भी आपका वॉलंटरी जो एक्ट था वो डिस्टर्ब हो गया। ये एक्चुअली इनवॉलंटरी मसल्स को अफेक्ट नहीं करती हैं ज्यादातर, वो कार्डियक को सिवाय वेगस नर्व जो होती है वो उससे मीडिएटेड होती है, लेकिन ये जो वॉलंटरी एक्ट होता है हमारे पास और वो स्केलेटल मसल्स ही कैरी आउट करती हैं अल्टीमेटली। तो स्केलेटल मसल्स को भी यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया तो फिर भी डिस्फंक्शन कहलाती है। और नर्व और मसल के दरमियान हमारे पास ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, तो कोई ऐसा डिजीज प्रोसेस जो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को भी अफेक्ट करेगा फिर भी आपके वॉलंटरी कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो वॉलंटरी कंट्रोल आपके बॉडी के हों, लिम्ब के हों, ट्रंकल रीजन के हों या पाँव के हों या फिर इवन swallowing के हो या स्पीच के हो या फिर आई से मूवमेंट रिलेटेड हो तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक हमारे पास डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक डिजीज होती है जिसमें आपको जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मीडिएट नहीं होती है और उन पेशेंट्स में भी आपको वीकनेस महसूस होती है या वीकनेस डेवलप हो जाती है पेशेंट्स को, जिन लोगों को ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स होता है। और एट द एंड जब हम वॉलंटरी मसल्स की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स में खुद मसल डिजीज अगर होगी, यहाँ पे कोई ऐसा इशू होगा तो उन पेशेंट्स में भी वीकनेस डेवलप होगी और खास करके मसल डिजीज को कहा जाता है जिसको हम कहते हैं मायोपैथी। मायोपैथी का मतलब ये है कि डिसफंक्शन ऑफ मसल, और डिसफंक्शन ऑफ मसल अगर हम जाएंगे तो when you read the histopathology, when you read the physiology of the muscles, when you read regarding the anatomy of the muscles, तो उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली वहां पे कोई ऐसा डिजीज, कहीं पे एक्टिन को डैमेज हो रहा है, कहीं पे मायोसिन को डैमेज हो रहा है, कहीं पे फिलामेंट को डैमेज हो रहा है, तो खुद मसल डिजीज की भी अगर होगी जिसको हम मायोपैथी कहते हैं तो वहां पे भी आपको अल्टीमेटली जो आपका वॉलंटरी एक्ट था या वो मसल डिजीज थी तो वो भी आपको डिसफंक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ से जाएंगे तो डिसफंक्शन ऑफ मसल खुद, तो फिर भी जिसको हम कहते हैं मायोपैथी, तो मायोपैथी वाले पेशेंट्स में भी आपका वॉलंटरी एक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, यहाँ पे अगर आ जाएंगे बैकवर्ड तो नर्व जिसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी, और वहां पे भी आपको वॉलंटरी एक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। और स्पाइनल कार्ड जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड यानी माइलोपैथी या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड जिसको कहा जाता है माइलाइटिस, तो उन पेशेंट्स में भी आपको वॉलंटरी एक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलरली इफ यू गो अपवर्ड एंड इफ एनी पर्सन्स हु हैव disturbance involving the brainstem structures either from the midbrain, either from the pons or from medulla oblongata, these patients also lose their voluntary control and they have the weakness. And ultimately for subcortical region, if the patients who have the internal capsule pathology or for the patients who have the dysfunction of the white matter, they may have similar pathology or are unable to do a voluntary act. And lastly, the higher centers, what we call the motor cortex, if the patients who have, they lose their voluntary control or muscle dysfunction. So we are moving forward और हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब हमने कहा कि स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स में कुछ हम कॉमन चीजें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके फर्दर कंसेप्ट हो। तो हम हायर सेंटर से लेके अब बैकवर्ड मसल्स तक जा रहे हैं, तो कुछ रिलेटेड मसल डिसऑर्डर्स जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। सो मसल क्रैम्प्स भी हमारे पास आ जाते हैं, ये भी आपके मसल क्रैम्प्स भी वॉलंटरी मसल्स को अफेक्ट करते हैं और उन पेशेंट्स में सडन वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शंस होती हैं, स्पाजम्स होते हैं। यूजुअली दे डेवलप आफ्टर एक्सरसाइज या फिर
exposure or disturbance of certain chemicals or electrolytes या फिर hypoxic ischemic insult या फिर pregnancy में ये patients develop करते हैं। और most commonly muscle cramps में हमारे पास leg muscles affected होती हैं, thighs affected होते हैं, और फिर upper limb में hands और arms muscles affected होते हैं। और ये मसल क्रैम्प्स भी एक्चुअली वॉलंटरी मसल से स्केलेटल मसल से जुड़े होते हैं, और वी आर गोइंग फॉर द मसल क्रैम्प्स और ट्रीटिंग अकॉर्डिंगली कि उसका ट्रीटमेंट अंडरलाइन कॉज क्या है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सही किया जाता है, और अगर हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसल्ट है तो उनको करेक्ट किया जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी है तो जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो वो बेहतर हो जाते हैं। फिर हमारे पास मसल स्प्रेन्स एक वाला मसल से जुड़ी हुई होती है, तो स्प्रेन्स में भी हमारे पास नो डाउट यहाँ पे मसल इटसेल्फ डैमेज नहीं होती है, लेकिन लिगामेंट होता है। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट कंप्लेन ये करता है कि मसल में प्रॉब्लम है, यानी मसल यानी आपके वॉलंटरी में, तो इसी वजह से दे में लिम्प या फिर दे हैव द डिफिकल्टी टू वॉक, और ये खास करके फॉलिंग, ट्विस्टिंग और गेटिंग हिट ड्यूरिंग द फिजिकल वर्क पे हो जाता है। और हमारे पास ये एंकल और रिस्ट स्प्रेन्स कॉमन होते हैं। स्प्रेन भी इसमें यहाँ पे अगर कोई किसी ट्रॉमा की वजह से, फिजिकल की वजह से यहाँ पे मसल के कुछ मसल फाइबर्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इसी वजह से आपको वॉलंटरी कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो मसल स्ट्रेंथ एक्चुअली द स्ट्रेच और टोन मसल्स और टेंडन्स को भी काफी मतलब डैमेज हो जाता है, तो वो भी आपको थोड़े बहुत दिक्कत करते हैं। देन मस्कुलर डिस्ट्राफी, हमने कहा कि मसल के खुद डिसऑर्डर्स होते हैं, तो मसल डिसऑर्डर्स में मस्कुलर डिस्ट्राफी बहुत सारी कॉमन होती है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्राफी से ज्यादातर ये डिजेनरेशंस होती हैं, और वो डिजेनरेशंस मसल डिजीज कहलाती हैं। और हमने मसल डिजीज को कहा था मायोपैथी। मायोपैथी मीन्स डिसफंक्शन ऑफ द मसल्स, और मायोपैथी को हम डिवाइड करते हैं पेशेंट्स में कि हमें कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हम मायोपैथीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक लार्ज कैटेगरी होती है इनहेरिटेड मायोपैथीज और अकार्ड मायोपैथीज। तो ये इनहेरिटेड मायोपैथीज में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर अकार्ड मायोपैथीज होती हैं। तो इसी वजह से हम लास्ट में सवाल ले लेते हैं। वी आर जस्ट फिनिशिंग इट। और ये मायोपैथीज हमने सारी वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट गो थ्रू। तो हमारे पास ये कॉमन मायोपैथीज होती हैं, ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्राफी और बेकर्स हमारे पास ये मायोपैथीज होती हैं। तो उन पेशेंट्स में भी ये एक्चुअली मसल डिजीज होती हैं जिसमें आपकी वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स अफेक्टेड होती हैं, और उन पेशेंट्स में हम लेटर सिम्टम्स करेंगे डिस्कस के उन पेशेंट्स में क्या होता है। और ये मायोपैथीज अगर जाएंगे तो हमारे पास ये इन पेशेंट्स में अगर मायोपैथीज होम गर्डल वाले रीजन वीक हो जाते हैं तो उन पेशेंट्स में ये डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्राफी की पिक्चर है, और जिस पेशेंट्स में ये बच्चे को दिखाया गया है कि वो चलने में उठने में दिक्कत होती है। तो उन पेशेंट्स में एक्चुअली अगर किसी को मायोपैथी होती है तो उन पेशेंट्स में ज्यादातर मसल पेन होता है, और उन पेशेंट्स में ज्यादातर प्रॉक्सिमल वीकनेस ज्यादा होती है। प्रॉक्सिमल का मतलब है कि शोल्डर से जुड़ी हुई मूवमेंट जो होती है वो ज्यादा डिफिकल्ट करनी होती है। जैसे अगर कोई ऊपर चीजें उठानी है, कंघी देनी है, शेल्फ से चीजें उठानी है, या फिर उन पेशेंट्स में बैठ के उठने में दिक्कत होती है या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। ये भी अल्टीमेटली अगर मसल डिजीज हो जाती है, खास करके ये स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स में आ जाती है, तो उन पेशेंट्स में अल्टीमेटली ये डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, और फिर ये डिजीजेस की वजह से वो पेशेंट अल्टीमेटली व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। तो ये भी मायोपैथी के होते हैं। यहाँ पे इसके जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी डिफरेंट डिजीजेस में डिफरेंट मसल्स अफेक्ट होती है। तो कुछ ऐसी वॉलंटरी मसल, सपोज स्केलेटल मसल की जब हम बात करें तो कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो फेस की मसल्स को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो शोल्डर गर्डल की मसल्स को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो आपके जो है पेल्विक गर्डल्स को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, कुछ सिर्फ हैंड के मसल्स को अफेक्ट करती हैं। तो वो भी डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज प्रोसेस में वो आपको अफेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ डिजीज के नाम से जिसको हम फेशियोस्कोपुलर, आक्यूलोफेरेंजियल डिवाइड करते हैं, और ये एक और दूसरी डिजीज है जो मसल को अफेक्ट करती है जिसको हम मायोटॉनिक डिस्ट्राफी कहते हैं। तो उन पेशेंट्स में भी मसल वीकनेस होती है, लेकिन यहाँ पे उन पेशेंट्स में ये वॉलंटरी मसल्स खास करके डिस्टल हैंड्स की मसल्स भी अफेक्ट होती हैं, और उनके साथ ये एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। फिर मायोपैथीज में हमारे पास काफी मर्तबा इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है स्केलेटल मसल्स में, और वो इन्फ्लेमेशन तो उनको कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज, और उसमें ये पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस एक डिजीजेज होती हैं जो उनको अफेक्ट करती हैं।
ब्रेन मेटाबॉलिक हम अभी डिस्क्राइब नहीं करें, कुछ ऐसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो भी आपके वॉलंटरी मसल्स को अफेक्ट करते हैं, ना सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स के लेके मसल तक, लेकिन कुछ दूसरी मेटाबॉलिक या इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस या फिर ड्रग्स जो होती हैं वो भी आपकी स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती हैं और वो मायोपैथी करवाती हैं, खास करके या आपके मसल डिसफंक्शंस को करवाती हैं। तो इसी वजह से वो लोग अपने वॉलंटरी एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो खास करके एंडोक्राइन में थायराइड जो हमारे पास होता है, तो थायराइड डिस्टर्बेंस इटसेल्फ चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, हाइपो का मतलब ये है कि वो कम काम करता है और थायरोटाइजिक मायोपैथी का मतलब है कि एक्सेस वर्क यानी एक्सेस हार्मोन सीक्रेशन की वजह से वो मसल डिजीज करते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो अगर कोई ऐसा पेशेंट यूज कर ले तो उन ड्रग्स की वजह से भी आपको मसल डिजीज हो सकती है, खास करके उनको कहा जाता है ड्रग इंड्यूस मायोपैथीज। तो जब हम मसल वॉलंटरी मसल्स की बात करते हैं तो उन पेशेंट्स में एक्चुअली मसल जो वॉलंटरी होते हैं मसल डिजीज में, अभी हम हायर सेंटर्स वाले सिम्टम्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन मसल से कॉमनली वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें फटीग हो रही है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रहा है, रूटीन वर्क काम करने में दिक्कत हो रहा है। और उन पेशेंट्स को जब चेक किया जाता है तो उन पेशेंट्स में ज्यादातर वीकनेस हमें मिलती है और वो प्रॉक्सिमल वीकनेस ज्यादा होती है। और उन पेशेंट्स में हमने कहा ना कि उनको बैठ के उठने में दिक्कत होती है, तो ये गावर साइन होती जो हमने लास्ट स्लाइड में आपको शो करवाई थी। तो उन पेशेंट्स को वो सपोर्ट के साथ उठते हैं बच्चे। और स्केलेटल मसल्स की अगर डिजीज होगी, खास करके मायोपैथी अगर होगी, तो उन पेशेंट्स को डायग्नोस हम करते हैं मसल एंजाइम से। ये एंजाइम्स ऐसी होते हैं जो वहां से रिलीज होती हैं, तो मसल एंजाइम जिसको सीपीके कहा जाता है। और उन मसल डिजीज को एक्सक्लूड करने के लिए हमारे पास नर्व कनेक्शन स्टडीज और इलेक्ट्रोमायोग्राफी की टेस्ट होता है, जैसे ईसीजी होता है। तो इसी तरह के एक स्टडीज होती हैं जो मसल डिजीज को हमें बताती थी कि वॉलंटरी मसल का इफेक्ट है या नहीं है, या फिर नर्व कंडक्शन या न्यूरोपैथी का कोई ऐसा इशू है या नहीं है। तो ये हाँ, और फिर हम मैनेजमेंट भी वॉलंटरी मसल डिसऑर्डर्स को डिपेंडिंग करते हैं कि अगर वो स्ट्रोक है और उसकी वजह से कोई ऐसा इशू है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा स्पेसिफिकली। और अगर कोई स्पाइनल कार्ड का डिजीज है तो फिर दे रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और अगर नर्व का है तो दे रिक्वायर द न्यूरोपैथी, और इस न्यूरोपैथी के डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग कॉज जो है एनाल्जेसिक देते हैं। उसके साथ अगर कोई वेस्टिंग हो रही तो फिजियोथेरेपी कराई जाती है। तो इसी तरह से ये डिफरेंट वॉलंटरी मसल्स, खास करके स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर्स थे। और ये डिसऑर्डर सिर्फ मसल तक नहीं होते, लेकिन हमने कोशिश की कि हम फोकस रहें स्केलेटल मसल और वो जो नीचे वाले एंड रिजल्ट था। लेकिन अल्टीमेटली अगर हायर सेंटर्स को भी होंगी तो वहां पे भी आपके वॉलंटरी कंट्रोल डिस्टर्ब होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वॉलंटरी मसल डिसऑर्डर्स।